गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप कि यू ऑल आर गुड। तो हमने लास्ट क्लास में रिजिड पेमेंट को स्टार्ट किया था। तो रिजिड पेमेंट में हम स्ट्रेस एनालिसिस वाले पार्ट में हम आ गए थे। स्ट्रेस एनालिसिस वाले पार्ट में आने से पहले हमने देखा था सम डिजाइन पैरामीटर फ्रॉम रिजिड पेमेंट डिजाइन। तो जो डिजाइन पैरामीटर्स थे वो क्या थे? सबग्रेड मॉडुलस एक इंपॉर्टेंट वैल्यू, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एंड रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन। तीन तरह के डिजाइन पैरामीटर के एल बी, ये डिजाइन पैरामीटर था। के पहला, दूसरा एल एंड तीसरा बी। ये तीनों का फॉर्मूला आपके मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर के आते हैं, चाहे वो गेट हो, एसएससी हो, ईएससी हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको, है ना। एसएससी जेई वगैरह में तो कभी कभी इससे 2 नंबर का भी पूछ लेगा। बोलिए ना सर? बोलेंगे। एक्चुअली क्या है, हम अभी क्लास ले रहे हैं तो अभी ऑनलाइन जाके नहीं बोल सकते। तो चलिए अभी चालू करते हैं। तो इससे पहले आपने ये समझा था, ये सीखा था कि स्लैब में दो डायरेक्शन है। अलोंग लेंथ वाली जो डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, एंड अलोंग अक्रॉस विड्थ वाली जो डायरेक्शन उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। हमने ये देखा था कि चूंकि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में डायमेंशंस, जो स्लैब की डायमेंशन जैसे लेंथ वगैरह हो गया, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू योर ट्रांसवर्स डायरेक्शन डायमेंशन। हेंस जो स्ट्रेसेस बिल्डअप होंगे, जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, दैट विल बी सिग्निफिकेंट इन योर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ओनली एज कंपेयर टू ट्रांसवर्स डायरेक्शन। सो जो भी मैं एनालिसिस करूंगा, अब मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के स्ट्रेसेस के लिए ही एनालिसिस करूंगा। मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में ही स्ट्रेस एनालिसिस करूंगा। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कौन सा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेस मेरा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डेवलप होगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर मैं स्लैब को डिजाइन कर दूं फॉर स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेस व्हिच इज डेवलप्ड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ऑटोमेटिकली योर स्लैब विल बी safe against the stresses which will be developing in your transverse direction। यहां तक बात हमने सीखा हुआ था, है ना। फिर हमने ये बात देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं। दो तरह का हमने स्ट्रेस का बारे में, पेरेंट स्ट्रेस, लोड स्ट्रेस एंड टेम्परेचर स्ट्रेस। टेम्परेचर स्ट्रेस ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर स्ट्रेस में अगेन इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट टाइप। ओके, वो 2 डिफरेंट टाइप क्या है? वार्पिंग स्ट्रेस एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो आज हम यहीं से चीजों को कंटिन्यू करेंगे। तो चीजों को यहां से कंटिन्यू करने से पहले हम देखते हैं कि एक स्लैब के अंदर हमारा कौन कौन सा ऐसा क्रिटिकल लोकेशंस है जहां पर हमें ये स्ट्रेस एनालिसिस करनी है। तो एक छोटू सा एक नोट पॉइंट में एक हेडिंग बनाइए, और नोट में आप समझ लीजिए इस चीज को। एक नोट हेडिंग बनाइए, नोट पॉइंट, और हेडिंग बनाइए क्रिटिकल लोकेशन फॉर स्ट्रेस एनालिसिस। So critical location for stress analysis in slab. So what are those critical location? So let me draw the diagram of a slab, of a rigid pavement slab. तो ये solid होती है। सबसे पहले तो ये आपको मालूम है एक slab जैसा होता है आरसीसी का, reinforcement concrete का। तो let me draw the diagram। समझना आप बात को। समझ पा रहे हो? दिस इज ए सॉलिड स्लैब का पार्ट, एक सॉलिड स्लैब का ये एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन में जो ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ये क्या आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। अलोंग लेंथ मैंने एक पार्ट को कंसिडर किया है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। अगर मैं इसका रियल इमेज आपको दिखाऊं, मैं इस पे आता हूं, तो एक बार रियल इमेज पे चलते हैं। तो ये देखिए, लेट मी टेक ए स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक, आप ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये एक रिजिड पेवमेंट है। ये जो मैं बना रहा हूं, यहाँ पे देखिए एक गैप दिख रहा है, एक जॉइंट दिख रहा है, ठीक है। मतलब दो स्लैब के बीच में वो एक जॉइंट दिख रहा है। फिर ये यहां पर भी एक गैप दिख रहा है, ऐसा। ओके, सो ये भी जॉइंट्स है। ओके, तो ये जो जॉइंट्स है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स जॉइंट्स, क्योंकि ये अलोंग विड्थ है आपका ट्रांसवर्स जॉइंट्स। ना ये जो जॉइंट्स है, ये लंबा वाला, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट।
क्योंकि वो अलोंग लेंथ है, तो इनको हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या बताने के लिए फोटो लेके आया हूँ, अब देखिए मैं जो एक स्लैब का हिस्सा अभी कंसिडर किया है, ड्राइंग आपको बनाया है, ये वाला पार्ट, ये ऐसा एक पार्ट, मतलब दो ट्रांसफर जॉइंट के बीच का और लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट के बीच का, मैंने वो पार्ट कंसिडर किया है, समझ गए, वो वाला एक स्लैब का हिस्सा मैंने निकाला है। तो अब उस पे देखिए, ये जो एरिया लेट मी चेंज द कलर, ये जो एरिया है ना, ये स्लैब के एकदम बीचों बीच हो गया, इसको हम कहेंगे इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर हिस्सा। अब ये जो चीज है स्लैब का एकदम किनारा, ठीक है, ये इधर और इधर, इसको हम कहेंगे एज, EDGE, इसको क्या कहा जाता है, एज। तीसरा जो लोकेशन मैं आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगा वो देखिए, ये वाले पार्ट, 1 2 3 4, ये जो पार्ट्स मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, जो पिंक लाइन में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं कॉर्नर्स। इसको क्या कहा जाता है, कॉर्नर्स। ये 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, एज, कॉर्नर्स एंड इंटीरियर। अब इसमें भी देखिए, जो आपका सॉलिड स्लैब है, इसका एक टॉप है, एक बॉटम है, सॉलिड स्लैब है, इसका एक टॉप है, इसका एक बॉटम भी है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, इंटीरियर कितने होंगे, इंटीरियर कितने होंगे टोटल, 2 नंबर, मतलब एक टॉप पे एक बॉटम पे, इतना ही होगा ना इंटीरियर वाला, टॉप इंटीरियर बॉटम इंटीरियर, टॉप इंटीरियर बॉटम इंटीरियर, टॉप बॉटम। एज जो किनारे वाला पार्ट है, एज, वो कितने होंगे, टॉप पे 2 एज, बॉटम पे 2 एज, तो एज 4 इन नंबर, एज 4 इन नंबर, 4 नंबर। मतलब ये आपको मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज योर टॉप एंड ये हो गया बॉटम, हम टॉप और बॉटम दोनों पे देख रहे हैं, ये भी लिख लीजिए, टॉप एंड बॉटम। एज 4 कैसे हुआ आपको मालूम हो गया ना, एज, एज मतलब क्या, ये एज, ये एज, टॉप पे 2 एज इधर उधर, फिर बॉटम पे 2 एज इधर उधर। फिर कॉर्नर्स कितने हैं टोटल, टॉप पे 4 बॉटम पे 4, तो टोटल 8 नंबर ऑफ कॉर्नर, ठीक है। तो एग्जाम में ये नंबर्स भी पूछ सकता है। तो ये दीज आर द 3 क्रिटिकल लोकेशंस, बेसिकली 3 क्रिटिकल लोकेशंस क्या हो गए, इंटीरियर रीजन, एज रीजन एंड कॉर्नर रीजन। तो यहाँ पे स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, है ना, तो इन स्ट्रेसेस को हमको फाइंड आउट करनी है। अब ये जो स्ट्रेसेस हम यहाँ पे देखेंगे, ड्यू टू लोड आपका स्ट्रेसेस डेवलप होगा इंटीरियर पे, एज पे, कॉर्नर पे, एंड ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस आल्सो देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस एट इंटीरियर रीजन, एट एज सेक्शन, एट कॉर्नर सेक्शंस, समझ में आ रहा है, कॉर्नर जोन्स। तो उनका एनालिसिस हम करेंगे। तो ये एक नोट बना के लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। लोड स्ट्रेसेस, तो व्हाट इज योर लोड स्ट्रेसेस, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ व्हील लोड जो स्ट्रेस डेवलप होगी, दैट इज योर लोड स्ट्रेस, है ना। लोड अप्लाई होगा तो यहाँ पे लोड क्या होगा, व्हील लोड। अब स्ट्रेस जो डेवलप होगा दैट इज योर लोड स्ट्रेस। अब ये कौन से डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में। सो इसको डिफाइन अगर कर देंगे तो हम लिख सकते हैं, स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू व्हील लोड इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन इज नोन एज लोड स्ट्रेस। स्ट्रेस developed due to wheel load in longitudinal direction is called लोड स्ट्रेस। यहां पे मुझे बार बार लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन लिखने की अब जरूरत नहीं है, यहां पे मैंने पहला डेफिनेशन में इसलिए लिख दिया ताकि आप, जो मैंने एक पॉइंट बताया था कि हम केवल लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस
डेवलप हो रही है वो कंसिडर करेंगे। सो हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर, रिजिड पेमेंट डिजाइन के अंदर कोई भी कहीं भी स्ट्रेस का अगर बात कर रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस की बात कर रहा है। ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में स्ट्रेस डेवलप होते हैं लेकिन उससे अब हमको मतलब ही नहीं, हम भूल गए रे सब बात, है ना, वो वही चीज है, हम सब भूल जाएंगे, हमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक नाम मैंने बताया था, याद करो, वेस्टरगार्ड, है ना, वेस्टरगार्ड बहुत खतरनाक आदमी, बहुत धांसू आदमी, उन्होंने ही एनालिसिस किया, ठीक है, स्ट्रेस एनालिसिस। एंड जो मैंने क्रिटिकल लोकेशंस बताए थे, इंटीरियर, एज एंड कॉर्नर, है ना, इन क्रिटिकल लोकेशंस के लिए स्ट्रेसेस के वैल्यू को इन्होंने दिया एंड उनके नेचर को भी डिफाइन किया कि कंप्रेशन है, टेंशन है, क्या है, नहीं है, सब कुछ। ठीक है, पूरा पूरा का पूरा श्रेय जाता है वेस्टरगार्ड को। वेस्टरगार्ड ने पहले ये काम किया, ठीक है, स्ट्रेसेस के वैल्यू को दिए। तो कैसे दिए, कौन सा थ्योरी को यूज किया? ऑब्वियस सी बात है, इलास्टिक प्लेट लोड थ्योरी। याद रखना, इसमें इलास्टिक टर्म है ना, एग्जाम में पूछेगा, इलास्टिक प्लेट लोड थ्योरी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था वेस्टरगार्ड ने और वो लोडिंग वगैरह दिया। तो वेस्टरगार्ड ने दिया तो उसी का इक्वेशन के पीछे हम लोग चलते 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 जो अपना आईआरसी है, इन्होंने भी सेम इक्वेशन को कुछ कुछ पॉइंट डेटा वगैरह चेंज करके अपना इक्वेशन उन्होंने दे दिया। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जामिनेशंस की। एग्जामिनेशंस में जो बेसिक्स है ना आपका वेस्टरगार्ड वाला, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आईआरसी वाले से उतना नहीं आता है लेकिन वेस्टरगार्ड से पूछता है। अगर इक्वेशन पूछेंगे भी, कन्वेंशनल क्वेश्चन यहां से आती है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वैसे भी जनरली उतना डेवलप नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट इंपेरिकल इक्वेशंस है, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ओके, तो ये जो लोड स्ट्रेसेस है, हमको इसमें दो ही बात पढ़ना है। टू थिंग्स आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू लर्न। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस। दूसरी बात जो हमको पढ़नी है, नेचर ऑफ स्ट्रेस, नेचर ऑफ स्ट्रेस। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेसेस समझा देता हूं, लिखवा देता हूं, फिर हम नेचर फटाक से समझ लेंगे। ठीक है, तो बात ध्यान रखना, लोड स्ट्रेस का बात कर रहे हैं, हेडिंग दीजिए एकदम जैसे लिखा रहे हैं, एकदम साफ, एकदम कॉपी पे लिखिए, एकदम एग्जैक्टली। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? तो देखिए, पहला, एट इंटीरियर सेक्शंस, इंटीरियर रीजन। ठीक है, जो स्ट्रेस की वैल्यू है इसको हम लिखते हैं एस आई, जो यूनिट आती है इसकी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है। जो इसका फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला एकदम याद रखने वाली चीज है, कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें, जितना लिखोगे उतना याद हो जाएगा। 0.316 टाइम्स पी, कैपिटल पी, डिवाइडेड बाय एच का स्क्वायर, ब्रैकेट में 4 टाइम्स log 10, ब्रैकेट में L बाई बी ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1.069। अरे सॉइल मैकेनिक्स में कंसोलिडेशन वाला फॉर्मूला जब याद रख सकते हो, ये तो बहुत छोटू सा फॉर्मूला है। ठीक है, याद हो जाएगी, याद कर लो, कुछ नहीं कर सकता। मैंने एक्चुअली हमने भी याद किया हुआ है। ठीक है, मैंने भी याद ही किया हुआ था फॉर्मूला को, कुछ कर नहीं सकते इसमें, नहीं तो कुछ करना होता तो मैं करवा देता। याद करना है बस, याद कर लो, जितना लिखोगे याद हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा पेरीमीटर क्या है ये तो समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे जो P है, P क्या है वो बाद में लिखवा दूंगा, अभी सुन लो। P इज योर व्हील लोड, और चूंकि केजी और सेंटीमीटर में एक कहानी है यूनिट की, तो ऑब्वियसली जो डेटा है वो केजी सेंटीमीटर में होगी सब कुछ। P हो गया व्हील लोड, H हो गया थिकनेस ऑफ पेवमेंट, L क्या है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस जो आपने कैलकुलेट किया था, है ना, L कैलकुलेट करवाए थे डिजाइन पैरामीटर में, तो वो वही L है।
क्लियर है? इस एल को भी वेस्टागार्ड ने ही कैलकुलेट किया था, सब चीज वेस्टागार्ड, एक नाम वेस्टागार्ड, ठीक है। इलास्टिक प्लेट लेयर, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अलग, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं है। एट इंटीरियर हम ऐसे निकालते हैं। सेकेंड, इंटीरियर के बाद कहां पे आ जाएंगे हम, ये लिखवाऊंगा इसमें इक्वेशन में कौन सा चीज किया है। एट एज, एट एज का अगर बात करूं, एज रीजन जो अपना फॉर्मूला बनता है ना, वो बनता है एस ई, ठीक है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही बनता है। और जो ओवरऑल फॉर्मूला है 0.572 टाइम्स पी डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर ब्रैकेट 4 log 10 एल बाई बी प्लस 0.359, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला बनता है एट एच। लिख लीजिए अच्छे से, टाइमिंग है, टाइम है, लिख लीजिए, आराम से लिखिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए, घबराइए नहीं, वीडियो को पॉज करके लिखिए। और देखिए जो आपको बता दिया जा रहा है बस उतना ही दिमाग में लेके चलो, कोई किताब विताब कुछ इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात को सुनिए अच्छे से। बहुत लोगों के लिए मैं हम उम्र जैसा होंगे, मतलब एज माई फ्रेंड, या आई एम योर फ्रेंड ओनली, लेकिन इसको लिख लीजिए, ठीक है। सेकेंड, तीसरा केस, बहुत सारे दोस्त हमारे देख रहे होंगे इसको भी, ठीक है, और बहुत कुछ ऐसे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ या फिर उनसे रेगुलरली बात भी करते रहता हूँ। सो पढ़िए और क्या, और जो भी आपका टारगेट है ना उसको अचीव करने का कोशिश करो। देखो लाइफ में होता है, कभी सक्सेस अचीव होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन मेहनत करते रहेंगे तो एक ना दिन अचीव होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं जानता हूँ, पर्सनली बातें भी किया हूँ। एक स्टूडेंट का तो हाल ही फिलहाल का इंटरव्यू हमने डाला था फ्रॉम SSCJ, ही फेल्ड इन 36 एग्जामिनेशंस, बट द डेडिकेशन ही मेंटेन्ड एंड फाइनली ही गॉट सिलेक्टेड इन SSCJ with 129 रैंक। सो डेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट। आप जितना डेडिकेटली वर्क करोगे जिस चीज के पीछे, बस उतना। एक कहावत मैंने बोला था इससे पहले वाले वीडियो में, 4 दिन की मतलब प्रीत जगत में 4 दिन के ये सारे नाते हैं। कुछ भी नहीं है दुनिया में तुम्हारे अगल बगल, सब भूल जाओ, नथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ। हमको क्या अचीव करना है, सेट गोल्स एंड अचीव इट। अपना लाइफ को पहले बेटरमेंट करो। जितने भी बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग देख रहे हो, वो लोग सब मजे मस्ती में, सब ज्ञान देंगे तुमको, कोई मतलब नहीं उसका, यूजलेस। जो टारगेट है, अभी इंजीनियरिंग का टारगेट है, SSCJ का एग्जाम का टारगेट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ESC का टारगेट है तो ये ज्ञान इंपॉर्टेंट है ना। पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स, स्टूडेंट को इन सब चीजों से वैसे भी दूर रहना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन करंट अफेयर से जुड़े रहना चाहिए। सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाओ, करंट अफेयर से जुड़े रहो, बस उतना, ठीक है। वहां से आइडिया होते रहेगा। तीसरा कहा था हम क्यों फंस रहे हैं फालतू का, एट कॉर्नर्स। एट कॉर्नर स्ट्रगल सबका होता है, हमने भी एक स्टेज पे बहुत खतरनाक स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। अगर आप अपने टारगेट को एज ए स्ट्रगल चूज करोगे देन इट विल नेवर फिनिश। आराम से करो, मजे में करो, सोचो कि तुम्हारे पास और कुछ काम ही नहीं है इसको करने के अलावा। और तो और एक चीज बोलता हूँ दोस्त, इस पूरे दुनिया में सबसे आसान काम अगर कुछ है ना, वो है पढ़ाई करना और एग्जामिनेशन को निकालना, फील करना। कभी उस बंदे से पूछो जो जॉब में रहते हुए उसको पढ़ना पड़ता है, आप उसको पूछिए। तो दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, पढ़ो बस, और कुछ करना ही नहीं है। चलिए चालू करते हैं, ठीक है। तो एट कॉर्नर, तो इसका फॉर्मूला SC मैं लिखूंगा तो इसका सेम वैल्यू आएगा इन यूनिट ऑफ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
kg/cm² and the formula, the equation will be 3 times P divided by h² bracket 1 minus a √2 divided by L, इसको ब्रैकेट में क्लोज करके इस पर पावर 0.6। ठीक है, अभी देखो एक मजाक बोलता हूं, इस फॉर्मूला को लेट मी कंप्लीट इट, इसको पावर 0.6। इंडियन स्टैंडर्ड कोड वालों में सर सिर्फ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ना है ना? अरे नहीं सिर्फ वेस्ट वाटर सब कुछ पढ़ना है। तो देखो कौन बोल दिया सिर्फ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ना है? उसे सिर्फ वेस्ट वाटर जितना ही पैसा मतलब नंबर मिलेगा। ओके, तो देखिए जो आईआरसी वाला कोड है उसने भी एससी के लिए सेम फॉर्मूला चिपकाया है, लेकिन यहाँ पे जो पावर 0.6 है उसको 0.5 कर दिया है, मतलब रूट अंडर कर दिया, लेकिन वेस्टरगार्ड ने 0.6 कंसिडर किया है। तो इस तरह का कुछ छोटा बड़ा मॉडिफिकेशन करके आईआरसी ने बाय यूजिंग द सेम वेस्टरगार्ड इक्वेशंस अपने फॉर्मूले को चिपका दिए। ठीक है, तो जो पैरामीटर्स थे उन पैरामीटर को आप लिख लीजिए। P क्या है? व्हील लोड इन केजी। L क्या है? रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इन सेंटीमीटर। स्मॉल b भी था ना इक्वेशन में, इन रेशियो ऑफ log 10 L/V, है ना? तो स्मॉल b क्या था? इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन या फिर रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, है ना? स्मॉल b आपने निकाला था। देखो ये सब डिजाइन पैरामीटर में हम लोगों ने निकाला है। तो डिजाइन पैरामीटर में जो डेटा है वो जब तक वेस्टरगार्ड के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो वेस्टरगार्ड का इक्वेशन को यूज नहीं कर पाओगे। स्ट्रेस का वैल्यू ड्यू टू लोड ऑन ए रिजिड पेमेंट यू कांट कैलकुलेट इट, इसलिए वो डिजाइन पैरामीटर हमने पहले देखा था। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन इज योर स्मॉल b एंड व्हाट इज योर a इज योर, ये क्या है आपका? रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया, है ना? रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया। कौन सा कॉन्टैक्ट एरिया? लोडिंग का बात करें तो लोडिंग इज हियर ड्यू टू व्हील, तो व्हील लोड, व्हील का कॉन्टैक्ट एरिया विद पेवमेंट सर्कुलर इन शेप, वो छोटा रेडियस होता है ना? तो दैट रेडियस इज योर ए वैल्यू। ठीक है, सबका यूनिट सेंटीमीटर में, क्योंकि इसका आंसर आपको निकालना है kg/cm² में, तो बाकी जितने भी पैरामीटर जो भी चीजें हैं उनका यूनिट किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, लिख लिया मैग्नीट्यूड। अब चलिए मैं आपको समझा देता हूं नेचर। सेकेंड पॉइंट, इसके नेचर को समझते हैं। चलिए इसका अब हम नेचर समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम समझेंगे एट एंटेरियर एंड एज लोकेशन पे। कि यहां पे जो लोड स्ट्रेसेस डेवलप होती है उसका क्या नेचर होता है। लेट्स सपोज कि ये आपका स्लैब है, ठीक है, ये रिजिड पेवमेंट का स्लैब है। ये मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन दिखा रहा हूं अलोंग द लेंथ, लेकिन आप जो देख रहे हैं ये उसका थिकनेस को देख पा रहे हैं। ठीक है, यू आर वाचिंग दिस थिकनेस h, ये स्लैब का थिकनेस है h। ठीक है, लेकिन वो लेंथ के अलोंग जा रही है। दिस इज योर लेंथ ऑफ स्लैब। ठीक है, ये लेंथ। मान लो हम लोड स्ट्रेस का बात कर रहे हैं, कीप ग्रोइंग कीप शाइनिंग। अरे थैंक यू, दुआओं में हमें याद किया जाता है। लव यू गाइस, आप ही लोग का प्यार है, सपोर्ट है। तो ये हो गया व्हील, इसके कारण ये अप्लाइड होगी यहाँ पे लोड, व्हील लोड P। तो जब लोड अप्लाई कर दोगे तो ये लोड तो स्लैब को दबाएगा, उसको तहस नहस कर देगा, उसको बेंड करने का कोशिश करेगा। उसको क्या करने का कोशिश करेगा? मोड़ने का। अब वो कैसे मोड़ेगा? देखो ये है, लोड अप्लाई कर दिया तो ये इसको ऐसे मोड़ देगा, इस तरह से मुड़ेगा ना। तो जब ऐसे मुड़ेगा तो ये जो टॉप है, ठीक है, देखो ऐसे ऐसे जब मोड़ रहा है
तो आप ये फील कर पा रहे हो ना कि इंटीरियर मतलब बीच वाला पोर्शन ये भी ऐसे ही मुड़ रहा है, एज किना साइड वाला ये एज, इधर वाले एज, अब दोनों बगल के देखें ये भी वैसे ही मुड़ रहा है। और अच्छे से मुड़ के दिखाऊं क्या, देखो इंटीरियर एज सब वैसे ही मुड़ रहा है। और ठीक है, तो इंटीरियर एज सब वैसे ही मुड़ रहा है। और वाली बात जो मैं बोलने वाला था वो बाद में बोलूंगा, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर मैं बेंड करके दिखाऊं तो ये इस तरह से कुछ स्लैब आपका बेंड हो जा रहा है, चांद बन गया, ठीक है। क्या बन गया, चांद, चांद सिंह, चांद सिंह बन गया ये। तो इसका ये क्या है, टॉप, ये वाला क्या है, बॉटम। तो एज पे और इंटीरियर पे स्ट्रेसेस सोचना। टॉप में क्या आया, टॉप जो लेंथ था वो लेंथ देखो ऐसे मुड़ने के कारण लेंथ में शॉर्टनिंग हुआ, शॉर्टेज हुआ। तो शॉर्टेज होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, मतलब टॉप में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे और बॉटम में टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे। यहां पे कंप्रेशन आएगा एंड बॉटम में टेंशन आएगा। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। टॉप में क्या आया, कंप्रेशन, एंड बॉटम में क्या आया, टेंशन। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा था कि जैसे ये स्लैब है, ठीक है, ये मुड़ गई, तो सबसे ज्यादा कहां पे मुड़ रही है, अब देख पा रहे हो, देखो सेंटर के आसपास क्रैक डेवलपमेंट का ड्यू टू दिस लोडिंग, ये सेंटर वाला जो लोकेशन होगा, सेंटर एकदम बीच वाला लाइन, अगर मैं देखो बीच वाला लाइन अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है। जो स्ट्रेसेस की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको देखने को मिलेगा वो सेंटर पे मिलेगा। तो यहाँ पे क्रैक डेवलपमेंट होने का चांसेस हो सकता है एट इंटीरियर एंड एज लोकेशन ड्यू टू व्हील लोड। क्रिटिकल लोकेशन क्या होगा, ऑफ क्रैक डेवलपमेंट। ये किसका बात कर रहा हूं, क्रैक डेवलपमेंट का। स्ट्रेसेस का नेचर तो हमने पता लगा लिया कि कंप्रेशन इन टॉप फाइबर एंड टेंशन अलोंग बॉटम फाइबर, बट व्हाट इज द क्रिटिकल लोकेशन वेयर द क्रैक विल बी डेवलप्ड। इफ समवन आस्क यू दिस वन, अगर आपसे ये पूछ लिया गया तो आप क्या बोलोगे, सेंटर। इज इट क्लियर टू यू, दिमाग लगाओ ना। देखो ऐसे मोड़ूंगा तो बीच में यहीं से तो फटेगा कुछ भी, पहले बीच से ही तो टूटेगा, थोड़ी ना इधर से टूट जाएगा, यहां से टूट जाएगा, बीच से टूटने का कोशिश करेगा, समझे। तो क्रिटिकल लोकेशन क्या है, सेंटर फॉर क्रैक डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए इस बात को अभी मैं कंक्लूड करता हूं। एज ए कंक्लूजन आई कैन राइट कि स्ट्रेस एट टॉप will be of compressive in nature, stress at bottom equal to tensile in nature। इज इट क्लियर टू यू। एक नोट पॉइंट में इसी में लिखूंगा, नोट पॉइंट में जो अभी अभी आपने समझा है उसको लिख दीजिए कि क्रिटिकल लोकेशन फॉर क्रैक डेवलपमेंट इज सेंटर। क्रिटिकल लोकेशन फॉर क्रैक डेवलपमेंट is at center। ओके, वो कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा बीच बीच में होते रहता है, तो ऐसा ही कुछ हो गया था। तो देखिए, तो इस बात को लिख लीजिए, नोट डाउन करिए।
इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पहला स्ट्रेस, उसका नेचर, उसका सिग्निफिकेंस, क्रैक ब्रैक कहाँ, कौन सा, क्या। ठीक है। सेकेंड, हम स्ट्रेस का अगर बात करें, कॉर्नर स्ट्रेस। कॉर्नर स्ट्रेस, इस बात को ध्यान से समझिए। कॉर्नर स्ट्रेस कहने का मतलब है, ये मान लीजिए स्लैब है, ठीक है, स्लैब है। नाउ अभी स्लैब के कॉर्नर पर लोडिंग है, मतलब एकदम कॉर्नर पे, समझना बात को। स्लैब के कॉर्नर पे पी लोड मैंने अप्लाई कर दिया, ऐसा। तो इसका बेंडिंग कैसा होगा, देखो ये कैंटिलीवर जैसा कुछ बिहेव कर रहा है, कुछ कैंटिलीवर जैसा बिहेव कर रहा है। देखिए ये इधर लोड लगा दिया, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे लगाओ ना लोड, लगाओ कॉर्नर पे, यहां लगाओ। ओके, मतलब ये स्लैब है, कैसे दिखाऊं, ये स्लैब है, देखो ये स्लैब है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको। तो इधर मैं लोड लगा रहा हूं, कहां पे लगा रहा हूं, यहां पे कॉर्नर पे, इधर लगा रहा हूं, ये कॉर्नर पे। अब देखो ये स्लैब है, कॉर्नर पे लोड लगाने के कारण इस तरह से कुछ बेंड करेगा, इस तरह से कुछ बेंड करेगा। ध्यान से सुनते रहना, इसमें और भी कुछ बात है। तो यहां पे टॉप में टेंशन आ रही है, टेंशन एट टॉप, एंड बॉटम में कंप्रेशन आ रही है, कंप्रेशन इन बॉटम। ये दो बातें हो गई यहां से पहले तो। अब बात करता हूं तीसरा, क्रैक किधर होगा। देखो जैसा कि मैं बोल रहा हूं, देखना ये दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, मालूम नहीं, दिखना चाहिए। देखिए ये स्लैब है, थोड़ा इंक्लाइंट कर दिया ताकि आपको विजिबिलिटी हो। कॉर्नर पे मैंने लोडिंग लगाया, यहाँ पे इस कोने पे एक कॉपी लेके लगाओ ना, कॉर्नर पे लोडिंग। तो देखना जो क्रैक डेवलपमेंट हो रहा है वो कॉर्नर पे नहीं होगा, क्योंकि जो बेंडिंग हो रही है ना स्लैब की, वो कॉर्नर से कुछ दूर हटके डायगनली क्रैक डेवलपमेंट होगा। कहने का मतलब है, मैं ये स्लैब अगर यहाँ पे किनारे में बना के दिखाऊं, किनारे पे ये स्लैब अगर मैं बना के दिखाऊं ऐसा, ठीक है, और कॉर्नर पे आपने लोड लगाया इधर, यहां एकदम कॉर्नर पे, दिस इज योर लोडिंग, ठीक है। तो इसका बेंडिंग तो इस तरह से होगा कैंटिलीवर जैसा, और टॉप में टेंशन एंड बॉटम में कंप्रेशन डेवलप होगी। लेकिन जो क्रैक डेवलपमेंट होगा वो कॉर्नर से डायगनली कुछ डिस्टेंस जाके इस तरह से क्रैक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये वाला चीज बेंड हो रहा है मैक्सिमम। देखो ये तो किसी एक, ये कॉर्नर पे, तो यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से वो बेंड कर रही है कि नहीं, तो उस पॉइंट के अबाउट टूटने का टेंशन डर है। ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन, इस पॉइंट के अबाउट क्रैक होने का चांसेस है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये यहां से क्रैक डेवलप होगा, कॉर्नर पे एग्जैक्टली डेवलप नहीं होगा। तो क्रैक लोकेशन इज नॉट दी कॉर्नर लोकेशन, है ना। जैसे कि हम एट एज या फिर इंटीरियर पोर्शन पे अगर लोडिंग रहता है, तो लोड के नीचे ही, कहने का मतलब लोड के नीचे ही, क्योंकि यहाँ पे बेंड हो रहा है ऐसा लोडिंग है, तो जो सेंटर सेक्शन है वही क्रिटिकल सेक्शन, वहीं पे लोड अप्लाइड है, तो वहीं पर क्रैक डेवलपमेंट होने का चांसेस है। लेकिन अगर कॉर्नर पे लोडिंग है तो लोड के नीचे क्रैक नहीं हो रही है। लोड जहां पर अप्लाइड है उससे कुछ डिस्टेंस दूर डायगोनली जाएंगे, फिर इस तरह का क्रैक डेवलपमेंट होगा, जो मैंने आपको प्लान में दिखाया है। दिस विल बी योर क्रैक। बात समझ में आया, यह होगा आपका क्रैक, ठीक है। तो एग्जाम में अब आपसे पूछता है, ओके ये तो आपने नेचर जान लिया, टेंशन इन टॉप, कंप्रेशन इन बॉटम, कैंटिलीवर टाइप का इसका बिहेवियर है। तो क्रैक यहां से डेवलप हुआ इस तरह से, ठीक है, क्रैक। और ये क्रैक चूंकि टेंशन एट टॉप है तो टॉप से स्टार्ट होगी, लेकिन पहले वाले केस में टेंशन किधर थी, बॉटम में थी, तो क्रैक बॉटम से स्टार्ट होती। ये सब चीज भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ये लोड के कारण हो रहा है, समझते चलना। तो ये जो क्रैक है ना, जो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे डायगोनली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस दे आस्क इन एग्जामिनेशन, वो एग्जाम में पूछा जाता है। पावर चली गई एक्चुअली, ठीक है। तो मैं अभी लिख देता हूं,
तो ये जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज इस डिस्टेंस को मैं कहता हूं x डिस्टेंस, एंड दिस x डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एज 2.58 रूट अंडर a इंटू एल। ए क्या है? रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, एल रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। ठीक है, आप जानते हैं एल का कैलकुलेशन एंड ए कैसे निकालना आप जानते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लोड स्ट्रेसेस। चूंकि अभी पावर चली गई है, सो आई विल नॉट कंटिन्यू विद टेम्परेचर स्ट्रेसेस। इन नेक्स्ट वीडियो क्लास आई विल कंटिन्यू विद टेम्परेचर स्ट्रेसेस। भूत जैसा लग रहा हूं, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।